आज हम लोग वही अपना भू राजस्व व्यवस्था को कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें दो बचा हुआ है, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। रैयतवाड़ी के बारे में आप जानते हैं कि रैयतों से सीधे जब कर वसूल किया गया या राजस्व वसूल किया गया तो इस सिस्टम को या इस प्रणाली को रैयतवाड़ी प्रणाली कहा गया। तो रैयतवाड़ी प्रणाली की हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो इसको लाने के पीछे मकसद क्या था, क्यों लाया गया, इसके ये भी ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे पूछा जा सकता है, क्यों लाया गया। तो दरअसल इसको लाने के पीछे का मकसद ये था कि इस समय यूरोप में एक विचारधारा बड़ी जोरों पर चल रहा था, जिसका नाम था उपयोगितावादी। क्या कहते हैं, यूनिटेरियन यानी कि उपयोगितावादी विचारधारा का चलन था यूरोप में। उपयोगितावादी विचारधारा ये कहता था कि जो भी रिसोर्सेस है या जो भी संसाधन है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मैक्सिमम लोगों के लिए किया जाए। जैसे आज हम लोग इंक्लूसिव डेवलपमेंट जिसको कहते हैं कि सबों को समाहित करके डेवलपमेंट किया जाए, सभी क्षेत्र, सभी लोग, सभी वर्ग को समाहित करके विकास किया जाए। उसी तरह से यूटिलिटेरियन आइडियोलॉजी ये कहता है कि जो भी संसाधन है, रिसोर्सेस है, उस पर सबको समान रूप से अधिकार दिया जाए, सबको विकास करने का अवसर दिया जाए, और जो उपयोग का है उसी को जिम्मेवार माना जाए। तो उपयोगितावादी विचारधारा से प्रेरित होकर के भारत में भी इस सिस्टम को लाने की कोशिश की गई कि भारत के जो कृषक है, जो प्रजा है, जो आम नागरिक है, जो किसान है, उसको ही हम भूमि का स्वामी स्वीकार करें। और उसी के साथ ही भूमि का स्वामी, वास्तविक स्वामी तो यहाँ पर राज्य या सरकार ही बना हुआ है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही बनी हुई है। लेकिन जो खेत जोत रहा है, जो खेत में उत्पादन कर रहा है, जो खेत में श्रम कर रहा है, उसी को स्वामी माना जाए और उसी के साथ राजस्व के लिए, रेवेन्यू के लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करें, कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। तो इसीलिए भारत में इस सिद्धांत को लाया गया। इस सिद्धांत का मकसद ही ये था कि जो कृषि भूमि को जोत रहा है, कृषि को जो जोत रहा है वही इसका स्वामी है, वही रेवेन्यू देने के लिए जिम्मेवार है। ठीक है, इसी विचारधारा में इस सिस्टम को यहां पर लाया गया। क्लियर है। दूसरी बात यह भी थी कि ये जिस क्षेत्र में लाया गया था, जैसे अगर आप देखें तो उपयोगितावादी रैयतवाड़ी सिस्टम मुख्यतः अंग्रेजों ने दो प्रेसिडेंसी, मद्रास और बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी, इन दोनों में लाया था। अब ये जो वो क्षेत्र है जहां पे न तो कोई जमींदार था न तो कोई सामंत था। आप याद रखो, ये दक्षिण का क्षेत्र है, दक्कन का क्षेत्र है, नर्मदा नदी से दक्षिण का क्षेत्र है, इसीलिए इस क्षेत्र को हम लोग दक्कन भी कहते हैं। तो ये जो दक्कन का दक्षिण का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जमींदार, सामंत और बड़े बड़े भूस्वामियों का अनुपस्थिति थी। वो लोग नहीं थे जैसा उत्तर भारत में, बिहार में, यूपी में, इस क्षेत्र में थे, जहां पे मुगलों का शासन था, सल्तनत तुर्कों का शासन था, या उससे पहले जो भारत का देशी राज थे उनका गवर्नमेंट था। तो इस समय भूमि सामंत के रूप में, भूस्वामी, बड़े बड़े भूस्वामी सामंत के रूप में विकसित हो गए थे और जमींदार भी हो गए थे। इसलिए यहाँ पे एक बिचौलिया वर्ग खड़ा हो गया था। लेकिन दक्षिण में ये मिडिल क्लास या मिडिल मैन नहीं था, अनुपस्थित था। तो जब अंग्रेज भू राजस्व प्रणाली को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचे, तब इन्होंने यहाँ पे अध्ययन किया। तो उन्होंने पाया कि अभी तक से जो भी किसान थे वो सीधे राज्य को कर दिया करते थे, उनमें बिचौलियों का कोई योगदान नहीं था। इसीलिए इस सिस्टम को मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। अगर यहाँ भी बिचौलिए होते, यानी सामंत होते, जमींदार होते, जागीरदार होते, मनसबदार होते, इस तरह का अगर वर्ग होता तो यहाँ भी फिर परमानेंट सेटलमेंट लागू कर दिया जाता। लेकिन इनकी अनुपस्थिति, तो दो महत्वपूर्ण कारण था। एक तो उपयोगितावादी विचारधारा का प्रभाव यहाँ के गवर्नर पर, मद्रास गवर्नर और बंबई के गवर्नर पर उसका इन्फ्लुएंस था। दूसरा ये था कि यहाँ पे वो वर्ग भी नहीं था जिसके साथ ये किया जा सके, इसीलिए इस व्यवस्था को लाया गया। ठीक है। तीसरा ये था कि ये सिस्टम को लागू कर देने से अब सरकार को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, मध्यस्थ वर्ग को एक अहम हिस्सा भू राजस्व का नहीं देना पड़ता
और अधिकतम राशि इनको सीधे राज्य के खजाने में मिल जाता है। तो ये 3 ऐसे प्रमुख कारण थे जिससे रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। कहां कहां? मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में। अगर आप देखें तो ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% हिस्सा पर, 51% हिस्सा पर यह सिस्टम को लागू किया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो मूल बातें हैं याद रखना है। इस सिस्टम को मद्रास और बंबई 2 प्रेसिडेंसियों में लागू किया गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू करने का श्रेय थॉमस मुनरो, नाम याद रखना है, थॉमस मुनरो को दिया जाता है। और बंबई प्रेसिडेंसी में इसे लागू करने का श्रेय, मद्रास प्रेसिडेंसी यहां रखना, थॉमस मुनरो इधर, थॉमस मुनरो को जाता है। इसके साथ एक और व्यक्ति थे जिसका नाम था कैप्टन रीड, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। ये दो, थॉमस मुनरो मद्रास का गवर्नर था, उसके सहयोगी कैप्टन रीड, ये दोनों मिलकर के मद्रास में इसे लागू किया था। बॉम्बे में इसे एल्फिस्टन के द्वारा लागू किया गया था। तो ये 2 गवर्नर हैं जिन्होंने मिलकर के दक्षिण में रैयतवाड़ी सिस्टम लागू किया था। कब लागू किया गया था? 1820 में, 1820 में इसे लागू किया गया था। यानी 1820 से पहले भारत में जो पहले से मुगलों के समय में जो चली आ रही थी भू राजस्व कलेक्ट करने का सिस्टम, वही निरंतर था। ठीक है, अब इसकी कुछ विशेषताओं को समझ लीजिए कि इसकी विशेषता क्या थी। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ, कैप्टन रीड, कैप्टन रीड, कैप्टन रीड, REED, रीड, कैप्टन रीड। अब आइए इसकी थोड़ा सा हम लोग कैरेक्टर देख लें या विशेषता देख लें। इसमें 2 पक्ष है, एक है ईस्ट इंडिया कंपनी या उसका गवर्नर, और दूसरा है फार्मर या पीजेंट या किसान। ये 2 पक्षकार हैं। अब सवाल ये है कि आपको ये पता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है या ये जो सिस्टम है, ये 2 पक्षकारों, 2 पार्टी के बीच में है। तो स्वाभाविक है कि जो भी दोनों के बीच में समझौता होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, इन्हीं दोनों के बीच में होगा। इसीलिए हम क्या देखते हैं कि इन दोनों के बीच में आपसी समझौते के आधार पर जब ये लगान तय किया जाता था तो एक बहुत बड़ी राशि तय कर दी जाती थी। लगभग 60%, 60 से 65% तक इसमें भी रेंट तय कर दिया जाता था। इसमें भी किसानों को पोसाई पड़ जाता था, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ जाता था, इसमें भी किसानों को पोसाई पड़ जाता था, क्योंकि बीच में मिडिल मैन नहीं था और इनकी जो निर्धारित राशि होती थी उतना दे करके बाकी जो शेष जिन्स है या जो शेष राजस्व का राशि है, राजस्व से बचा हुआ अधिशेष राशि है, उसका वो अपने उन्नयन के लिए या अपनी उन्नति में खर्च कर लेते थे। लेकिन इससे पहले वाली रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी उसमें दिक्कत यह था कि 60-65% कलेक्शन के बावजूद भी जमींदार हमेशा आपके सर पे चढ़े रहता था कुछ और लेने के लिए। तो किसानों को एक तरह से फायदा ये होता था। दूसरा फायदा ये था कि किसान अधिशेष राशि या जो उनके पास बच जाता था, रिमेनिंग जो संसाधन था उनके पास, जो भी उपज का हिस्सा जो अतिरिक्त बच जाता था भू राजस्व देने के उपरांत, उसका वो उपयोग अपने कृषि उन्नयन में भी करने लगे थे। उनको पता था कि अगर हम 100 रुपया उपजा रहे हैं, 100 रुपया का अनाज उत्पादन कर रहे हैं, तो 60 रुपया हमको देना है, 40 रुपया मेरा बच गया। अब अगर हम 200 रुपया का उत्पादन करेंगे देन हमको 80 रुपया बचेगा। तो इससे क्या हुआ कि किसान धीरे धीरे इसके उन्नयन में इंटरेस्ट लेने लगा। ठीक है, हाँ।
और तीसरा बात यह था कि ये जो रेवेन्यू निर्धारित किया जाता था, एक बार निर्धारित करने के बाद सरकार निश्चिंत हो जाती थी। यानी कम से कम 3 वर्ष के लिए ये रेवेन्यू का निर्धारण किया जाता था कि एक बार अगर किसानों के साथ हो गया कि भाई आपको इतना रेवेन्यू देना है, जैसे इसमें रेवेन्यू आकलन कैसे किया जाता था या भू राजस्व कितना देना है कैसे निर्धारित किया जाता था, तो इसमें उपज के आधार पर नहीं किया जाता था, याद रखना। इसके लिए यह देखा जाता था कि आपने कितना बड़ा एरिया या कितना क्षेत्र एक्वायर किया है जिस पर आप खेती का काम कर रहे हैं या कृषि का कार्य कर रहे हैं। तो अगर आप 1 एकड़ का भूमि पर अगर आप खेती कर रहे हैं तो 1 एकड़ का निर्धारित लगान आपको देना था। 3 वर्ष तक निर्धारित रहता था। 3 वर्ष के बाद सरकार उसको चेंज कर सकता था, बढ़ा सकता था, घटाता नहीं था, बढ़ा सकता था। तो किसानों के लिए यह था कि वो जितना भूमि जोतते थे, जितना उत्पादन करते थे, उसका निर्धारित हिस्सा वो लगान के रूप में दे देते थे। ठीक है, तो किसानों को कई तरह के जो मिडिल मैन के द्वारा समस्याएं पैदा की जाती थी उससे उनको मुक्ति मिल गई। जमीन पर ऐसे दिया जाता था कि मान लो कि 1 एकड़ भूमि है आपके पास, ठीक है। अब 1 एकड़ भूमि में 1 एकड़ भूमि है, अब 1 एकड़ भूमि में कर दिया, ये निर्धारित कर दिया गया कि अगर आपके पास 100 किलो चावल होता है, 1 एकड़ भूमि में अगर आपने चावल की खेती की है और उसमें उपज अगर 100 किलो होता है औसत, तो 100 किलो में 60 किलो आपको रेवेन्यू के रूप में राज्य के खजाना में जमा कर देना है, 40 रुपया। अब अगर 100 किलो से ज्यादा भी होता है तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप 1 एकड़ में 100 किलो से ज्यादा उत्पादन कर लेते थे। औसत निकाल लिया जाता था, औसत के आधार पर जितना आप भूमि यूज कर रहे हैं उसके आधार पर लगान निर्धारित कर दिया जाता था, आपकी देनदारी होती थी। क्लियर है? तो यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर राजस्व निर्धारित किया गया था। ये तो हुआ इसका विशेषता या इसके कैरेक्टर। अब इसके लू फॉल्स क्या थे या इसके डिमेरिट क्या था? तो इसका डिमेरिट ये था कि एक तरफ जहां किसानों को फायदा हो रहा था तो दूसरी ओर इनको लॉस भी हो रहा था। कैसे लॉस हो रहा था? मान लो कि आपने 1 एकड़ भूमि लिया है और इस 1 एकड़ में निर्धारित किया गया है कि धान का फसल कम से कम 100 किलो होगा। अब मान लो उस साल सूखा पड़ गया और आपके यहां फसल 30 किलो ही हुआ। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में आपको 60 किलो अनाज ही देना है। जैसे 100 किलो पहले था औसत, तो 100 किलो में 60 किलो दे देते थे आप राजस्व के रूप में। अब इसमें अगर आपका आकाश सूखा पड़ गया है और आपका फसल मात्र 30 किलो ही हुआ है तो वैसी स्थिति में भी आपको 60 किलो ही देना है। अब किसान क्या होता था, बेचारा बकाये राजस्व भुगतान के लिए वो साहूकार के पास, गांव के साहूकार के पास चला जाता था कि भैया इस बार मेरा फसल कमजोर हुआ है, हमको लगान देना है 30 किलो और, इसके लिए हमको कर्ज दीजिए। अब कर्ज लेने के लिए वो क्या करता था, साहूकार के पास अपना भूमि गिरवी रख देता था या कोई और संपत्ति है तो उसको गिरवी रखना पड़ता था और उच्च ब्याज दर पर वो ऋण लेकर के अपना लगान चुकाता था। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि अगर तय समय, नियत समय पर वो लगान अपना नहीं चुकता करता था, देन इसकी भूमि साहूकार के कब्जे में चली जाती थी। समझ में आया? तो एक तरफ से किसानों के लिए फायदेमंद भी था तो दूसरी ओर नुकसानदेह था। तीसरा, इसमें क्या था कि जब किसानों को पता चला कि भैया हमको लगान नियत समय पे देना, निर्धारित मात्रा में देना है और सरकार कोशिश ये करती थी कि जो भी आप लगान दें वो जींस में नहीं बल्कि कैश में दें, मुद्रा में दें। जींस में नहीं कि अनाज ही ले जाकर के खजाना में पहुंचा दिया। सरकार अनाज लेकर के क्या करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी? उसको फिर से बेचना पड़ेगा, कौन खरीदेगा भैया? तो ऐसी स्थिति में अब किसान थोड़ा सा अपना जो उत्पादन का पैटर्न है उसको बदलने लगे। अब जब कल तक किसान, जो भारत का आत्मनिर्भर किसान था, जो अपने उन्हीं फसलों का उत्पादन करता था जो उसकी जरूरत होती थी, उसकी आवश्यकता होती थी। जैसे उसको पता है कि मेरे यहाँ बेटी का विवाह है, दाल का खर्च होगा, गेहूं का खर्च होगा,
चावल का खर्च होगा, जो भी मतलब अनाज का खपत होगा, तो वो उसका उत्पादन करता था। उसको ये पता होता था कि ये फसल का उत्पादन करेंगे तो हम बगल वाले हाट में या गांव के हाट में ले जा करके बेच करके पैसा ले लेंगे। तो पहले आत्मनिर्भर था, जो वो वही उत्पादन करता था जो उसको लगता था कि इससे हमारा जरूरत पूरा हो जाएगा। लेकिन अब जब ये सिस्टम लागू हुआ तो किसानों के समक्ष एक नया समस्या, एक नई चुनौती खड़ी हो गई, क्योंकि इनको समय पर राजस्व या रेवेन्यू देना है और उसको कर्ज में उनको देना पड़ रहा था, कर्ज लेकर के भी देना पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में कृषि में व्यापारिक फसलों का प्रवृत्ति बढ़ा। अब कल तक किसान क्या करता था कि अपना जो भूमि होता था उसमें अधिकतम खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करता था और आसपास के गांव और शहरों की जरूरत को पूरा कर देता था। लेकिन किसान तो बेचारा फंस जाता था, क्योंकि उनको लगाना नगद में भी नगद में देना है और राशन उनका बिकता नहीं था, कम दाम में बिकता था। ऐसी स्थिति में ये क्या किए कि अब कमर्शियल ग्रेन का उत्पादन करने लगे, जैसे कपास का खेती करने लगे, गन्ना का खेती करने लगे, जूट का खेती करने लगे। इस तरह का कमर्शियल फसलों का उत्पादन करने लगे ताकि बाजार में ले जा करके बेच करके कैश लिया जाए और उसको रेवेन्यू के रूप में जमा किया जाए। इससे जो भारत के आत्मनिर्भर ग्रामीण सामाजिक संरचना था, ताना बाना था, वो टूट गया। और जो आपके यहाँ अकाल, भूखमरी, बेरोजगारी और गांव की ओर प्रवास, शहर से गांव की ओर, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में इतिहास में यह पहला उदाहरण मिलता है भारत के संपूर्ण इतिहास कालखंड में, जब लोग गांव से शहर की ओर माइग्रेट करने लगे। नहीं तो ऐतिहासिक मानव विकास को अगर देखें तो गांव से लोग शहर की ओर जाते थे, लेकिन कंपनी के शासनकाल में 200 वर्षों में शहर से गांव की ओर लोग भागने लगे, क्योंकि शहर में अब कुछ रोजगार नहीं है। जितने भी शिल्पकार थे, हैंडीक्राफ्ट का जो काम करते थे, जो भी वर्ग, वो तो सब बेरोजगार हो गए थे, क्योंकि वो सब के सब भारत का बाजार यूरोप के उद्योगों में निर्मित वस्तुओं से पट गया था। इनके सामान का कोई वैल्यू नहीं था, कोई खरीदता भी था, जो खरीदार भी था तो औने पौने दामों में। दूसरी ओर कंपनी के जो गुमास्ते अधिकारी होते थे, इन पे दबाव डालते थे कि वही चीज का उत्पादन करो जो उनको चाहिए। तो ये बेचारा वो भी न्यूनतम कीमत पर, न्यूनतम मूल्य पर। फाइनली ये लोग छोड़ छाड़ करके शहर से गांव की ओर चल दिए। दूसरी बात, जो शहर में जब रहते थे तो जब राजा रजवाड़ा या सम्राट, बादशाह, सुल्तान रहता था तो उसकी सेवा में ये लोग कई तरह के सब उत्पादों को ले जाकर के बेचते थे, उसके शहर में, उसकी राजधानी में, उसके उपनगर में, नगर में। लेकिन वो सब पतन होने के बाद अब ये बेचारे कहीं के रहे ही नहीं, इनका कोई खरीदार ही नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में बेचारे शहर से गांव की ओर प्रवास करने लगे। ठीक है। अच्छा, एक तो कमर्शलाइजेशन हो गया, व्यापारिक फसलों का उत्पादन होने लगा। तीसरी बात, जिस डर से जमींदारी सिस्टम को यहां पे नहीं लागू किया गया था कि मिडिल मैन नहीं होगा, अब उसके जगह पे अंग्रेजों का या ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, जो स्टाफ थे, जो रेवेन्यू कलेक्शन से जुड़े हुए थे या इसी तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में लगे हुए थे, वो शोषण करने लगे। अब किसानों को शोषित करने लगे, वो उनको डराने लगे, धमकाने लगे, उनकी भूमि का पट्टा रद्द करने लगे अगर नियत समय पर नहीं दिए और पर्याप्त मात्रा में नहीं दिए। और इससे क्या हुआ कि इससे और करप्शन भी बढ़ गया। तो इससे जहां जमींदार और सामंतों का शोषण यहां पे अनुपस्थित था, तो उसके जगह पे एक नया शोषणकारी वर्ग पैदा हो गया। वो था कर्मचारी या स्टाफ वर्ग, जो किसानों का गाहे बगाहे किसी तरह से रेवेन्यू कलेक्शन के दौरान करता था। अच्छा, एक फायदा भी हुआ था जब ये रैयतवाड़ी सिस्टम लागू गया था, तो उस समय अमेरिका में अमेरिकी क्रांति चल रहा था। अमेरिकी क्रांति कर अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था। क्रांति तो बहुत पहले ही हो गया था, अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था। तो अमेरिका में गृह युद्ध चलने के दौरान वहां पे जो कृषि व्यवस्था थी अस्त व्यस्त हो गई थी। सभी व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे, किसान भी मोर्चा संभाला हुआ था, वो खेती का काम नहीं करके सिपाही के रूप में लड़ रहा था। जैसे रशियन रेवोल्यूशन में हुआ, रशियन क्रांति जब 1905 में शुरू हुआ था, तो किसान वर्ग जो उत्पादक वर्ग था वो भी बेचारा काम धाम छोड़ करके शहर में चले गया था लड़ने के लिए। अमेरिका में जब गृह युद्ध हुआ तो वहां भी कुछ ऐसे ही हालात हो गए थे। किसान अपना खेती बाड़ी छोड़ करके आप दूसरे लोगों के साथ लड़ने और झगड़ने में मशगूल था। तो इससे भारत के किसानों को फायदा हुआ। भारत के किसान अब यहाँ पे कपास और इसी तरह के कमर्शियल फसलों को उत्पादन करके अमेरिका और यूरोप के बाजारों में बेचवाने लगे। यहाँ से यूरोपियन लेकर के जाते थे, उधर बेचते थे।
उनको मुनाफा होता था और इनका मांग कपास का और इसी तरह के उत्पादों का बढ़ गया था। लेकिन जब गृह युद्ध खत्म हो गया तो फिर ये बेचारे इनकी हालत वैसे ही हो गई। इसीलिए देखिएगा कि आप अभी भी देखिएगा, चाहे जियो पॉलिटिक्स में अभी का अगर जियो पॉलिटिक्स देखें तो जब भी कोई दो मुल्कों के बीच या दो देशों के बीच युद्ध होता है तो तीसरे देश को उसको अवसर मिल जाता है विकास करने का। जैसे अभी रसिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है तो भारत को इससे बहुत फायदा है। भारत को फायदा यह है कि उसे सस्ते दामों में क्रूड ऑयल रसिया से मिल जाता है, रूस से मिल जाता है। भारत इस दौरान बहुत मुनाफा कमाया है। अब युद्ध हो रहा है, मान लो अभी रसिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। अभी पूरा यूरोप और अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। यूरोप और अमेरिका के द्वारा बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध रूस पर लगा दिए गए हैं। उसके उत्पादों का मांग नहीं है, व्यापार न तो आयात किया जा रहा है, न निर्यात किया जा रहा है, न लोन दिया जा रहा है, कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। रूस आइसोलेट हो गया। वैसी स्थिति में उसका जो प्रोडक्शन है उसको भी पैसा चाहिए, उसको भी आय चाहिए, तभी तो युद्ध लड़ेगा। ऐसी स्थिति में वो अपने उत्पादों को कहाँ बेचेगा? तो ग्राहक खोजा। तो भैया जब आप संकट में होते हैं, जब आपका कोई खरीदार नहीं है, जब आपको पता है कि अब मार्केट क्लोज होने का टाइम हो गया, तो आप क्या करेंगे? आप औने पौने दामों में बेच करके घर जाएंगे। तो रसिया के पास कोई ऑप्शन है नहीं, यूरोप का कोई बाजार उसका तेल खरीदेगा नहीं, उसका सामान कोई खरीद नहीं रहा। तो वैसी स्थिति में भारत को सस्ते दामों में दिया गया। इसी का फायदा उठा करके भारत अपना जो पेमेंट है उसको डॉलर में नहीं बल्कि अपना मुद्रा में करने लगा है, रुपया में करने लगा है। करीब 8-9 देश में अगर आप चले जाएंगे तो मान लो अब अगर आपको रसिया जाना है या फ्रांस जाना है तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि वहां का रुपया लेकर के जाएंगे। आप यहीं का रुपया लेकर के जाइए और वहां पे आप खर्च कीजिए, वहां पे चेंज हो जाएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, डॉलर में उसको कन्वर्ट करके लेकर के जाते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे भारत की सरकार के द्वारा इस अवसर का फायदा उठा करके किया गया है। तो जब भी जियोपॉलिटिक्स पे क्राइसिस होता है तो दूसरे देशों को उसको फायदा मिलता है। अब अभी देखो, अभी यूक्रेन तबाह हो गया है। जैसे ही युद्ध खत्म होगा अब यूक्रेन का पुनर्निर्माण करने के लिए कई देशों का पैसा वहां पे लगेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा, नहीं बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन के, वो तो चलता है। ये कोई नया थोड़ा ना, इतिहास में 10-10 वर्ष 15-15 वर्ष चलने वाला युद्ध रहा है। युद्ध तो लंबा, एक तरफ क्या है कि एक तरफ एशिया हो गया, दूसरी तरफ यूरोप अमेरिका हो गया, रसिया यूक्रेन का। रसिया के पीछे चाइना खड़ा है, कोरिया का जैसा देश खड़ा है, भारत भी खड़ा है। भारत दोनों तरफ से खड़ा है। इकोनॉमिकली उसके साथ खड़ा है तो स्ट्रेटेजिकली इसके साथ खड़ा है। हाँ, क्यों बोलेगा भैया आप दोनों डेवलप कंट्री हैं, दोनों एडवांस हैं, दोनों धनी मनी देश है, हम क्यों गरीब देश बोलने जाए, थर्ड वर्ल्ड कंट्री हम क्यों बोलने जाए? हमारी औकात क्या है? क्यों दूसरे के आंख में हम ये बन जाए? कुछ लेना ना देना फालतू के, हम क्यों उसको नाराज कर? अमेरिका के साथ आज हमारा रिलेशन अच्छा है, हमारा ट्रेड अच्छा है, रसिया के साथ भी अच्छा है, हमारे साथ जिसके साथ हम तो व्यापारिक। अभी के समय में जियो पॉलिटिक्स से ज्यादा जियो इकोनॉमी पे ध्यान दिया जाता है। अगर आपका जियो इकोनॉमी अच्छा है तो देन जियो पॉलिटिक्स भी ठीक हो जाएगा। अगर किसी देश पर राष्ट्र के साथ संबंध अच्छा करना है तो उसके साथ आर्थिक संबंध बेहतर कीजिए, सुदृढ़ कीजिए, उसके साथ आयात निर्यात खूब कीजिए। आपके यहाँ का टेक्नोलॉजी उसके यहाँ का टेक्नोलॉजी एक्सचेंज हो, ट्रांसफर हो, लेबर रिसोर्सेस कैपिटल सबका एक्सचेंज हो, तब कोई देश साउंड होता है, स्टेबल होता है, डेवलप होता है। अभी के समय का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट यही है, जियो इकोनॉमी, ना कि जियो पॉलिटिक्स। जियो इकोनॉमी से जियो पॉलिटिक्स डिसाइड होता है। अगर भारत का व्यापार जियोग्राफिकल, तो अभी के समय में आज भी आप देखिएगा, मान लो ऐसे देख लो, मान लो अगर आपका किसी के व्यक्ति के साथ या किसी वर्ग के साथ आपका व्यापारिक लेन देन है, आर्थिक लेन देन है, उसके साथ महीनों में करोड़ों का टर्नओवर करते हैं। अगर वो आपको 2 गाली भी दे देगा, आपके साथ लड़ाई भी हो जाएगा, तो भी आप उसको बर्दाश्त करेंगे, सहन करेंगे, क्योंकि आपको लॉस हो जाएगा। आपके ऊपर निर्भर लोग हैं, कई लोगों का रोजगार आपसे जुड़ा हुआ है, कई लोगों का परिवार चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप कोई भी निर्णय लेने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो देश के साथ मुल्क, हाँ, तो देश के साथ भी यही होता है। ठीक है, तो ये है रैयतवाड़ी व्यवस्था जिसको आपको जानना चाहिए था।
नेक्स्ट और लास्ट है महालवाड़ी। ये समझ में आ गया, यही सारे पॉइंट हैं जिसको याद रखना है, यहीं से आपसे पीटी में सवाल पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है महालवाड़ी। महाल दरअसल गांव के संपूर्ण गांव को कहा जाता था। मान लो एक विशाल गांव है जिसमें 500 या 100-200 घर हैं, लोग रहते हैं, 200 परिवार रहता है, तो उसको मिला करके एक महल, या मान लो कि 10 घर, 50 घर, 20 घर, इस तरह से मिल का गांव है, तो उसको भी मिला करके हम एक महल बना लेते थे। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो महलवाड़ी व्यवस्था में गांव या गांव के समूह को एक महल के रूप में मान लिया जाता था, और उसी से ये राजस्व कलेक्ट किया जाता था। जैसे था क्या, ये दरअसल कहां लागू हुआ, तो जो ये पाकिस्तान का भी जो क्षेत्र देख रहे हैं, पाकिस्तान, पंजाब, और ये जो गंगा घाटी का जो क्षेत्र है, जैसे पश्चिमी यूपी का क्षेत्र, तो पश्चिमी यूपी का क्षेत्र, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब, ये सारे क्षेत्रों में लागू किया गया था। कहां कहां? पंजाब, याद रखना, पूछा जाता है। उत्तर पश्चिम सीमा, हाँ, उत्तर पश्चिम प्रांत, जिसमें सिंध, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में लागू किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि इस क्षेत्र में कबीलाई प्रवृत्ति के या कबीलाई प्रवृत्ति वाला समाज था। जैसे एक गांव है, तो गांव के जितने भी लोग थे, सब के सब कहीं ना कहीं एक ही कबीले या एक ही वंश या एक ही मूल से जुड़े हुए होते थे। भले ही उसमें उनमें भूमि का बंटवारा हो जाता था, घर आवास अलग अलग हो जाता था, लेकिन होते थे एक ही मिसल के, एक ही नस्ल के। इसीलिए हाँ, इसीलिए ऐसा नहीं है कि एक गांव में 10 प्रकार के लोग रह रहे हैं, ऐसा नहीं था। एक ही मूल, एक ही वंश, एक ही नस्ल के लोग हुआ करते थे। तो गांव भले ही 10 घरों का या 50 घर का होते किसी न किसी एक ही वंश के थे। भले ही भूमि का विभाजन अलग अलग कर परिवार में कर दिया गया हो, लेकिन ऐसी स्थिति में जब अंग्रेजों ने इन क्षेत्रों में रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम लाया, तो वो जो यहाँ पर पहले से ये सिस्टम चले आ रहा था, महलवाड़ी, तो महलवाड़ी सिस्टम ही लागू किया। इसमें क्या था कि गांव का जो मुखिया होता था, जिसको लंबरदार कहा जाता था, लंबरदार, इसी लंबरदार पर डाल दिया जाता था कि आप गांव के जितने भी घर हैं उन सबों से निर्धारित राजस्व कलेक्ट करेंगे और ला करके राज्य के खजाना में जमा करेंगे। इन्हीं के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन भले ही कॉन्ट्रैक्ट लंबरदार के साथ होता था या मुखिया के साथ होता था कि आपको रेवेन्यू देना है, लेकिन दायित्व तो हर एक परिवार पर होता था। जो जितना भूमि का उपयोग करता था वो नियत मात्रा में अपना राजस्व नियत समय पर ला करके लंबरदार को दे देता था। और लंबरदार ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में था, वो कंपनी के खजाने में जमा करता था। ठीक है, इसको, इस सिस्टम को लाने का या इंप्लीमेंट करने का श्रेय हॉल्ट मैकेंजी को जाता है। ये नाम याद रखना, हॉल्ट मैकेंजी। ये हाँ, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में लागू हुआ था। जब गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था, उसी समय ये लागू हुआ था। ईयर हमको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, हाँ, लेकिन देख लेना, इसको मिल जाएगा। गवर्नर जनरल था इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स। और इसमें भू राजस्व का जो दर होता था, रेंट, वो लगभग 70 से 75% तक हो जाता था। हाँ, 50% से लेकर के 75% तक।
अब ये वेरिएशन इसलिए था क्योंकि कुछ क्षेत्रों में बहुत ज्यादा उत्पादन होता था, बहुत ज्यादा उत्पादन होता था, देन वहां पे रेवेन्यू भी ज्यादा लिया जाता था, और जहां पे कम उत्पादन होता था वहां पे कम रेवेन्यू लिया जाता था। अब हाँ 1830, हाँ लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में, ठीक है देख लेंगे 1833, ठीक है। अब आप पंजाब का क्षेत्र देख रहे हैं, 5 नदियों का क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र था। पाकिस्तान का ये जो क्षेत्र है ये भी सिंधु, चेनाब, रावी, झेलम ये सब नदियां हैं जो उस समय भारत का ही हिस्सा था। ये जो क्षेत्र था बहुत उपजाऊ क्षेत्र, गंगा घाटी का भी क्षेत्र, तो इसलिए यहाँ पे उत्पादन ज्यादा होता था तो रेंट भी ज्यादा लिया जाता था, और ये 50 से 75% तक लगभग पहुंच जाता था, ठीक है। तो ये रहा आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम। यहां से एक सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, एक सवाल जरूर पूछा जाएगा, इसको एकदम ध्यान में रख लो।